जैसा कि हमने बात शुरू की कि इस कविता के माध्यम से अमीर खुसरो ने हमारी लौकिक भाव संवेदनाओं को के माध्यम से अलौकिक कामना और संवेदना को भी व्यक्त किया है। और ये मध्यकालीन कवियों की खासियत थी। ये कविता का एक स्वाभाविक गुण है और मध्यकालीन कवियों से होते होते आज तक उसी तरह की यात्रा कविता की होती रही है। बल्कि उससे पहले भी, मध्यकाल से पहले भी कविता इसी स्वभाव के साथ आती रही है। कविता की एक खासियत होती है कि वो एक बात करती है और उसके साथ उसमें कई अर्थ गूंजने लगते हैं। जाहिर है कि आप लोग जब आप आधुनिक कविता पढ़ेंगे तो अज्ञेय जैसे एक कवि का सामना होगा आपका। और उन्होंने पूरी की पूरी कविता ही इसी बात पर लिखी है कि कविता में अर्थ कैसे अर्जित किया जाता है। और जब कवि कविता लिख देता है या कवि की कलात्मक साधना पूरी हो जाती है तो सुनने वाले श्रोता या पढ़ने वाले पाठक कैसे अलग अलग तरह का उसमें से अर्थ ग्रहण करते हैं। असाध्य वीणा इसी नाम से कविता है। और उसका लगभग सार अथवा निचोड़ यही है कि कविता का अर्थ कैसे ग्रहण किया जाए। यानी कोई भी कविता एकार्थी नहीं होती। जो एकार्थी लग रही होती है वो भी बहुलार्थी होती है। इसी अर्थ में अमीर खुसरो ने, जो कि एक खास तरह से भक्त कवि ना कहें तो सूफी कवि थे, और सूफी कवि आध्यात्मिक भावनाओं का पुंज लेकर चलता है। वह लौकिक जीवन की कथा व्यथा के माध्यम से अलौकिक जीवन की जो संवेदना है, भावना है, आदर्श है, विचार है, उसे व्यक्त करता रहा है। काहे को व्याही विदेशरे लखी बाबुल मोरे। प्रत्यक्ष तौर पर आप ध्यान दीजिए तो ये कविता सीधे सीधे आपको एक बेटी के मनोदशा को संबोधित करती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है और गौना करके वो अपने ससुराल की तरफ जा रही है। और जाते हुए माता पिता से मिलकर, सखी सहेलियों से मिलकर जो एक रुदन उसके मन में फूटता है, और वो रुदन बहुत गहरी बात का संकेतक होता है। क्योंकि एक बेटी जो अब तक जो उसने जीवन जिया, जो उसने संबंध अर्जित किए, जो उसे प्यार मिला, उन सब को लगभग छोड़कर, उन सब का त्याग कर अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रही है जहां उसका कोई भी अपना नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद स्त्रियों में या लड़कियों में या बेटियों में इसीलिए कुछ स्पेशल उनका व्यक्तित्व होता है, कुछ अलग तरह की क्षमता होती है। हम में से पुरुषों में जिसे कहा जाता है, जैसे हम पुरुष कह सकते हैं, हम में से किसी को कहा जाए कि जाओ आज के बाद, जस्ट आज के बाद अब तुम किसी दूसरी दुनिया में जीना, जहां ना मैं रहूंगा, ना तुम्हारा भाई चाचा कोई रहेगा, ना कोई रिलेटिव तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जाओ तुम्हें जीवन जीना है, तो लगभग हमारे लिए कठिन बात होगी, असोचनीय बात होगी। हम बिल्कुल उसी समय मना कर देंगे। लेकिन बेटियां बचपन से शायद ये एक शिक्षा या स्कूलिंग उनकी होती है घर में, जिससे उनको एक एहसास भरता रहता है कि नहीं, एक उम्र के बाद मुझे कहीं ऐसी जगह पे जाके रहना है जो मेरी जिसमें मेरी अपनी कोई दुनिया होगी नहीं, मुझे उसे अपनी दुनिया बनाना होगा। तो ये बेटियों की क्षमता होती है अलग से। लेकिन जब बेटी विदा हो रही है अपने मायके से, तो अपने बाबुल से अपने मन की बात कह रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों रहा है, ऐसा उसने क्या किया, और फिर उस ऐसा उसने क्या किया, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी सफाई वो खुद देती है कि मैं तो ये थी, मैं तो ये थी, मैं तो ये थी, मैं तो और कुछ इसके अलावा कुछ कामना भी नहीं रखती थी, फिर भी मुझे विदेश यानी ससुराल क्यों भेजा जाता है। बार बार अलग अलग उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया। अब देखेंगे गीत का पहला अंतरा है जिसमें चार उदाहरण आते हैं। बेटी अपने आप को बताती है कि मैं तो ये थी, जब मैं मैके में रह रही थी तो मैं तो ये थी। क्या थी बेटी? वो बागों की कोयल की तरह थी। बागों की कोयल की क्या खासियत होती है? बागों में रहती है, उड़ के इस डाल से उस डाल पे जाती है, और कुहू कुहू करके सबको गीत सुनाती है, सबके मन को भर देती है मधुर संगीत से। बेटियां तो कोयल की तरह ही होती हैं, ऐसा वो कहती है। फिर दूसरा उदाहरण देती है एक चिड़िया का, जो खेतों में छोटे छोटे पौधों पे उनके आसपास बैठ के कुछ दाने चुगती है, खाती है, उड़ती फुदकती चहचहाती हुई आसपास माहौल को जिंदा रखती है, और फिर शाम होते ही किसी पेड़ पे जाके बैठ जाती है, सो जाती है, शांत हो जाती है, कोई हलचल नहीं, कोई उसकी अपनी दुनिया नहीं। फिर दूसरा उदाहरण देती है कलियों का, कि बेटियां क्या होती हैं,
कलियों की तरह होती हैं, जो जिस झाड़ पे खिलती हैं, जिस पौधे पे खिलती हैं, वहां के आसपास के पूरे वातावरण को सुगंध से भर देती हैं, खुशबू से भर देती हैं। जो भी वहां आसपास से गुजरता है उसे लगता है कि यहाँ कोई खुशबूदार फूल है। वैसे ही जिस घर में बेटियां होती हैं, घर का वातावरण इस तरह से महकता हुआ सा होता है, फूलों की खुशबू की तरह नहीं, भावनाओं की खुशबू, संबंधों की खुशबू कुछ इस तरह से उस घर में मौजूद रहती है कि आसपास जाने वाले समझ जाते हैं कि ये बेटियों वाला घर है। पूरा घर एक अलग तरह के आकर्षण में जीता है। और अंतिम उदाहरण देते हैं पहले गीत के अंतरे में कि बेटियां क्या होती हैं। बेटियां तो गाय की तरह होती हैं। गाय का गुण क्या है? खूंटे से बंधे रहना, जो चारा मिले खाना, दूध देना, यानी कि घर की सेवा करना पलट के, और फिर इसके अलावा कोई अपेक्षा न करना। फिर एक संतान दे देना कि अगली पीढ़ी आगे संवर सके, और वो खूंटे से बंधी रहती है, कोई भी ज्यादा अपेक्षा नहीं। बेटियां कुछ इसी तरह से होती हैं। एक बेटी विदा होते हुए अपने मन की संकल्पना बताती है कि हम बेटियां भी तो बाबुल के घर में, माता पिता के घर में कुछ इसी तरह से होती हैं। कहाँ किसी से खामखा कोई अपेक्षा रखती हैं, अपनी कोई निजी आकांक्षा नहीं, अपनी कोई निजी ख्वाहिश नहीं, बस इतनी सी बात होती है। तो इस तरह का जीवन जीने के बावजूद हम बेटियों को ससुराल क्यों भेजा जा रहा है, परदेश क्यों भेजा जा रहा है? परदेश ससुराल है, लेकिन बेटी के लिए जब वो डे ऑफ फर्स्ट वो यात्रा कर रही है, और सही अर्थों में आज भी आप समझने की कोशिश करेंगे, इमोशनली, मनोवैज्ञानिक रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे, तो सच में किसी भी बेटी के लिए वो परदेश जैसी जगह ही तो होती है। परदेश का मतलब क्या है? अमेरिका नहीं है परदेश का मतलब। अगर अमेरिका में आपके 4 चाचा ताऊ रिश्तेदार हो और पूरी फैमिली हो, आप जा आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, 10 लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो आपके अपने होंगे, तो अमेरिका आपके लिए विदेश नहीं है, वो घर जैसा होगा। बल्कि ये पता चल जाए कि भारत वापस जाने पर अब चाचा ताऊ कोई नहीं रहे, अकेले जीना पड़ेगा, तो आप भारत वापस नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि भारत विदेश है, वहां जाकर मैं क्या करूं, मेरा कौन है वहां। विदेश का मतलब ही सीधा सीधा होता है जहां आपका कोई अपना सगा ना हो, जिसके साथ आप एक निजी संबंध में हो, जिसके साथ आपका स्नेह का नाता हो, जिसके साथ आपका आना जाना हो, सब जाने पहचाने हो। ऐसा जहां भी नहीं है वो विदेश है। चाहे वो घर से 5 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो, या 5,000 किलोमीटर दूर हो, फर्क नहीं पड़ता। विदेश एक सेंस है, विदेश एक स्थिति है, विदेश एक जीवन का भाव है, जहां अपना कोई ना हो, सब पराया ही दिखे। इसको कहते हैं विदेश। तो एक बेटी जो वेरी फर्स्ट टाइम ससुराल जा रही है, जिस दूल्हे से भी अभी उसकी जस्ट शादी हुई पिछली रात को, उसको भी अभी उसने ठीक ठीक जाना नहीं है, नाम भी नहीं शायद पूछा है, सिर्फ चेहरा देखा है, और उसके साथ अब वो एक जगह जा रही है जहां सबके साथ रहना है, जो जिनमें से उसका अपना कोई भी नहीं है। तो उसके लिए तो विदेश जैसी जगह बात ही हुई। और जाते हुए बेटी को लगता है कि विदेश जाना मेरे लिए दरअसल एक सजा है, क्योंकि अनजान दुनिया में, जहां आप अपने मन की बात किसी को नहीं कह सकते, जहां आपका चेहरा देखकर ही आपके मन के हाव भाव को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, जहां कोई आपका दुख सुख पूछने से पहले अपनी सेवा देखेगा, सास देखेगी बहू सवेरे उठ के क्या करती है, देवर देखेगा कि घर में कुछ बना है कि नहीं खाने के लिए, पति देखेगा कि मेरी पत्नी सबके लिए सेवा में निरत है या नहीं। कोई आपसे सुबह उठते ये नहीं पूछेगा कि बहू तुमको चाय पीने का मन है क्या, अरे तुमने पानी पिया कि नहीं। कोई नहीं आपसे पूछेगा जो बहू होगी। ऐसी जगह ही तो अनजानी जगह होती है, और हर अनजानी जगह एक विदेश जैसा एहसास आपके भीतर भर जाता है। इस रूप में एक बेटी जो ससुराल जा रही है, उसके मन में ससुराल के प्रति किस तरह का अनजानापन का भाव है जो उसके भीतर भय पैदा करता है, और उस मायके के प्रति जिसमें उसने अब तक का अपना जीवन जिया, जिसकी मिट्टी की खुशबू उसके भीतर है, जिसके बीच रहते हुए रिश्तों का जो जीवन जिया हुआ है, उसका एक सुरक्षा कवच उसके साथ हमेशा रहता था, जहां वो अल्हड़ होकर मस्ती में जी सकती थी, बेफिक्र। यह सब उससे छूट रहा है, और इन सब से खाली हाथ वो किसी और जगह जा रही है। इसलिए उसकी मन की पीड़ा फूट पड़ती है, और लगभग वो एड्रेस टू पेरेंट्स है ये गीत का, बार बार उनको सुनाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ मुझे भेजा जा रहा है। तो ये जो एक गहरी संवेदना है, स्त्री होने के नाते, बेटी होने के नाते, और आज भी मैं या मेरे जैसा कोई बात कर सकता है इस पर,
लेकिन जो बेटी मायका छोड़ के, घर छोड़ के ससुराल जाती है, वो क्या महसूस करती है, उसकी मन की दशा क्या होती होगी, किस आशंका, किस भय, किस नई बात की सोच, कुछ ऐसा अघट ना घट जाए जैसा डर लेकर वो जब प्रवेश करती होगी, उस समय उसकी स्थितियां वही जानती होगी, दूसरा कैसे जानेगा। और चूंकि नहीं जानेगा, एक कवि है जो समानुभूति करने की क्षमता रखता है, एक कवि है जो अपने साथ साथ हर एक मनुष्य के भीतर के मन की संवेदना को महसूस करने की क्षमता रखता है, वो इसे कविता में निबद्ध कर देता है। इसी बात को दूसरे गीत में कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। दूसरे गीत में क्या क्या उदाहरण दिए जाते हैं, अब छूट क्या क्या रहा है, ससुराल जाते हुए बेटी के हाथों से क्या क्या छूट रहा है, दूसरे अंतरा में आप देखिए, उसे बताने की कोशिश की गई है। लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी, गुड़िया, गुड्डे गुड़िया का खेल, परंपरागत जीवन, आज के जीवन से मत देखिए। आज तो जो खेल भाई खेलेगा वो खेल बेटी बहन भी खेलेगी, और इसके लिए लड़ ले देती है माँ बाप से कि उसमें क्या है, उसको क्यों मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, वो गेम खेलेगा तो मैं क्यों नहीं खेलूंगी, वो कार्टून देखेगा तो मैं कार्टून, वो क्रिकेट खेलेगा तो मैं भी क्यों नहीं क्रिकेट खेलूंगी। और खेलती हैं बेटियां, भाई बहन मिलके खेलते हैं सब एक साथ। तो गुड़िया, पुराने जमाने में बेटियों को बचपन से ही गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना सिखाया जाता, क्योंकि बाहर आउटडोर कोई खेल नहीं खेल सकती थी, बल्कि घर में भी भाइयों के साथ उन्हें नहीं खेलने दिया जाता था, क्योंकि भाई के साथ खेलेगी तो ढीठ बनेगी, मतलब हठी बनेगी। भाई के साथ खेलेगी तो उसका आत्मविश्वास भाई वाला बनेगा, उसका कॉन्फिडेंस भाई वाला बनेगा, वो भाई की तरह हिस्सेदारी मांगेगी, भाई की तरह जिद करेगी, भाई की तरह बाहर जाना चाहेगी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटी को तो ऐसे ढलना है कि यहां से जाने के बाद ससुराल के चार दीवारी में ही रहना है, इस मानसिकता के साथ जीना है उसे। एक बार अपने घर के चौखटे को क्रॉस किया और ससुराल के चौखटे में प्रवेश किया, फिर चौखटे से बाहर नहीं निकलना, ऐसा जीवन हुआ करता था। तो उस जीवन में ये गुड्डे गुडिया का खेल जो बचपन से वो खेलती थी, उसके लिए अमूल्य चीजें होती थी, क्योंकि दूसरा कोई और इंटरटेनमेंट का उसके पास साधन नहीं था। और वो कहती है, लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी, छोड़ी सहेलिन की साथ रे। गुड्डे गुडिया का खेल, और उस गुड्डे गुडिया का खेल में जो बचपन से सहेलियां साथ बनी, दोस्त बनी, फ्रेंड बनी, उन सहेलियों का साथ भी छूट रहा है। ये चीजें इमोशनल होती हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं एक मिनट के लिए कि कोई बेटी बहुत बड़े घर में ब्याही जाएगी, जहां महल होगा, जहां सुख सुविधाएं इतनी होंगी, नौकर चाकर भी होंगे, क्या डर है। लेकिन आप जानते हैं कि डर और इमोशन दो अलग चीजें होती हैं। सुख के साधन और इमोशनल रिलेशंस दो अलग चीजें होती हैं। कितना भी सुख मिल जाए, साधन मिल जाए आपको, लेकिन आपको अपने मन की स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर वहां पर न मिले, जिसमें आपका मन रमता है, जिसमें आपके मन को मजा आता रहा है अब तक, वैसा कुछ करने का अवसर वहां पर न हो, तो एक असी अजीब सी उदासी आपके भीतर छाई रहेगी। क्योंकि जैसा अब तक आपने किया नहीं, अचानक वैसा सब कुछ मिल भी जाए तो उसमें आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, उसमें कोई रुचि नहीं होगी, उसका कोई अभ्यास आपके पास नहीं है, उसका आपके जीव और मन में कोई स्वाद ही मौजूद नहीं है। तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। यहां से जा रही है, ये सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना, सहेलियों के साथ हंसी मजाक करना, सारा खत्म हो जाएगा। जबकि जीवन में व्यक्तिगत रूप से यही एक आनंद था, जो अपना था, जो अलग था, जो विशिष्ट था। और ये अलग अपना विशिष्ट आनंद वहां खत्म हो जाएगा। इसके इसका कोई इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती है। इसलिए कहती है, लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी, छोरी सहेलिन की साथ रे, लखी बाबुल मेरे। तुम जब मुझे विदेश भेज रही हो या रहे हो, तो देखो पीछे मेरा क्या क्या छूट रहा है, जरा समझने की कोशिश करो। अगला उदाहरण देती है, महल तले से डुलिया जो निकली, भाई ने खाई पछाड़ रे, राखी बाबुल मोरे। भाई बहन बचपन से बड़े होते हैं, लगभग एक दोस्त की तरह जीते हैं, लगभग उनके बीच एक दोस्त की तरह व्यवहार होता है, लड़ना झगड़ना, उतना ही स्नेह संबंध प्यार सब, एक दूसरे का सुख दुख समझना, साथ देना, ये सब होता है। और अगर बहन बड़ी हुई, भाई छोटा हुआ, तो एक अलग तरह का गहरा संबंध होता है, क्योंकि बड़ी बहन छोटे भाई का लगभग वो एक अक्सर माँ बाप की तरह ख्याल रखना जानती है, या बड़ा भाई या छोटी बहन है तो वो भी लगभग पिता की भूमिका में रहता है, बहन के साथ हर तरह की सुरक्षा बहन को देना, हर तरह का स्नेह बहन को देना। और अचानक
देखती है कि जब मैं जा रही हूं तो भाई भी इस संबंध से बिछुड़ने के डर से, भय से या पीड़ा से पछाड़ खा के रो रहा है। पछाड़ खाने का मतलब बार बार रोना और परेशान होना, ऐसा लगना कि जैसे पता नहीं उसके जीवन से क्या खत्म होने जा रहा है। तो ये भी एक छूट, छो भाई का इतना गहरा प्रेम भी ससुराल जाते हुए छूट रहा है। आम तले से डोलिया जो निकली, कोयल ने की है पुकार रे लखी बाबुल मोरे। ये पंक्तियां आज बहुत कम लिखी जा सकती हैं, क्योंकि आज हम लोग प्रकृति के इतने नजदीक बहुत कम जीते हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो प्रकृति के इतने नजदीक जीते हैं। गांव परिवेश में जो भी होंगे वो आज भी जी रहे होंगे, हम में से कम लोगों को ये चीज नसीब है। जब हम जहां जीते हैं वहां के आसपास की प्रकृति से भी हमारा एक गहरा नाता बन जाता है, अगर हम प्रकृति के प्रति सम्मान या भाव रखते हैं। ये बहुत तरह के शोध और रिसर्च में देखा जा चुका है कि जिन पेड़ पौधों को आप लगातार पानी सींचते हैं और आप एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित हो जाएं घर से, पानी वैसे भी उनको मिलता रहे, लेकिन एक सप्ताह के लिए आप अनुपस्थित हो जाएं, जो आप ही देख रहे थे उनको, एक सप्ताह बाद वापस आने के बाद आप देखेंगे उनका चेहरा फूलों का हल्का सा, पौधों का मुरझाया हुआ सा रहता है। और आपकी संगति मिलते ही फिर से उनके चेहरे की रंगत बदलने लग जाती है। तो पौधों में भी इतना लगाव होता है, पक्षियों का, पशुओं का तो कहना ही क्या। बिल्ली, कुत्ते, इन सबको हम कितना पालतू बना के रखते हैं, तोता, मैना, इन सबको हम कितना पालतू बना के रखते हैं, और हमारे कितने नजदीक बन जाते हैं, इसके तो उदाहरण ढेर सारे रहते हैं। और फिल्मों में इसका खूब प्रदर्शन भी हुआ, आप जानते हैं। तो वो जो कोयल थी जिसके साथ कुहू कुहू करके सुबह शाम खेला करती थी, उसके जाने की खबर शायद उसे भी मिल गई। शायद उसे भी एहसास हो गया कि वो जिसके साथ मैं खेला करती थी, कुहू कुहू का गीत गाया करती थी, वो आज शायद घर से जा रही है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है कालिदास ने जिसकी रचना की है, उसमें कालिदास ने भी दिखाया है कि जब शकुंतला अपने मायके से, यानी कि ऋषि आश्रम से दुष्यंत के राजा दुष्यंत के घर की तरफ भेजी जा रही है, तो उस समय जाते हुए वो रोती है, अपने सहेलियों से गले मिलके, माँ से, जो भी है वहां पर उन सबसे गले मिलकर रोती है, निकल रही होती है। और पीछे से हरिन शावक, जिनकी बहुत देखभाल करती थी, हरिन के बच्चे जिनकी बहुत देखभाल करती थी, वे उसका साड़ी पकड़ के, उसके कपड़े पकड़ के खींच रहे हैं अपनी तरफ। उन्हें लग रहा है कि जैसे शकुंतला हमें भी छोड़ के जा रही है। और चूंकि शकुंतला उनसे बहुत प्यार करती थी, उनकी हमेशा देख रेख किया करती थी, तो वे हिरन के बच्चे उसे दांत तले उसके कपड़े को दबा के अपनी तरफ खींच रहे हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं जाने देंगे। लगभग ठीक इसी तरह की बात, यद्यपि कालिदास ने इस तरह की रचना अमीर खुसरो से 1500 साल पहले की थी, लेकिन साहित्य नहीं, ये जीवन की परंपरा में ये बातें मौजूद थी तब भी, जब अमीर खुसरो कविता लिख रहे थे। इसलिए जो बात कालिदास के नाटक में आपको दिखाई देती है, वही बात आपको यहाँ अमीर खुसरो की कविता में दिखाई देती है। कोयल ने की है पुकार रे लखी बाबुल मेरे। आम तले से जैसी डोलियां निकलने लगी, जहां पे कोयल बैठा रहा करती थी, कोह कोह करती थी इस पेड़ पे बैठ के, उसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि कोई है जो अपना सा है और जो यहाँ से विदा ले रहा है, और वो पुकारने लग जाती है फिर से। तो उस कोयल की पुकार में उस बेटी को लगता है कि जैसे कोयल उसे कह रही है कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। अब लड़की की तरफ से कवि जवाब देता है, ये लड़की का जवाब नहीं है, लड़की की तरफ से कवि जवाब देता है, तू क्यों रोवे है हमरी कोयलिया, हम तो चले परदेस रे लखी बाबुल मोरे। कि कोयलिया, मेरी प्यारी कोयलिया, तुम क्यों रो रही हो, मैं तो अब परदेस जा रही हूँ, वही मेरी दुनिया है, वही मेरा अपना जहान होगा। तुम इस बात के लिए रोना मत, मेरा जाना निश्चित है, मेरा न रुकना निश्चित है और मेरा जाना निश्चित है। तो अब इसके पीछे तुम मत रोना, तुम आंसू मत बहाना। और बाबुल को संबोधित करती है कि देखो क्या हो रहा है। अंत में कवि पंक्ति जोड़ता है, नंगे पांव बाबुल भगत आवे, साजन डोला लिए जाए रे लखी बाबुल बुरे। पहली विदाइयां डोली में हुआ करती थी, अब तो गाड़ी में होती है। एक बार बस गाड़ी ऑन करो, ब्रेक दबाओ, क्लच ठीक करो, एक्सीलेटर दबाओ, हुर्र से गाड़ी निकल जाती, पता भी नहीं चलता है। लेकिन पहले के जमाने में था, जब इस तरह से यातायात के साधनों का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, लोग जीवन तक उसकी पहुंच नहीं बनी थी, तो उसमें डोली पर उठाकर बेटियां विदा की जाती थी।
10 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर हो, उसी डोली पे बेटी जाती थी। जितनी दूरी उतनी सुरक्षा के साथ बेटी को डोली में विदा किया जाता था, और बहुत दूर तक लड़का पीछे पीछे पैदल ही जाता था। फिर आगे चलकर जैसे गांव से बाहर निकल जाते थे तो लड़का भी डोली में बैठ जाता था। सही कह रहे हैं, अब डोली लाना शौक है, और कभी कभी दिखाया जाता है, फिल्मों में भी डोली की सजावट दिखाई जाती है। डोली अब प्रासंगिक भी नहीं रह गया। मनुष्य का स्वभाव है, जितना विकास करता है अपने लिए उतने नए नए साधनों का भी आविष्कार कर लेता है। तो एक सभ्यता के विकास का चिन्ह भी है, जिसमें एक दौर ऐसा भी था जब लंबी यात्राएं की जाती थी, विदाइयां होती थी बेटियों की, बहुओं का आगमन होता था तो डोली में ही होता था। 2 लोग 4 लोग मिलकर दोनों तरफ से डोली को उठाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे लोगों को। नंगे पांव बाबुल भगत आवे, साजन डोला लिए जा रे लखी बाबुल मेरे। इस तरह से साजन डोली के लिए हुए चलता चला जा रहा है, और जितना आगे बढ़ता जा रहा है डोला, या डोली जितनी आगे बढ़ती जा रही है, मैका उतना पीछे छूटता चला जा रहा है। मैके के साथ साथ कोयल की आवाज छूटने वाली है, मैके के साथ साथ भाई का प्यार छूटने वाला है, मैके के साथ साथ वो चिड़िया, वो खेत, वो सब छूटने वाले हैं। और बेटी अकेले उस देश को जा रही है जिसकी कल्पना एक परदेश के रूप में उसके मन में उभरती है। तो ये देशज संवेदना हुआ, लोक जीवन की भावना और संवेदना का ये पहलू है जो इस कविता में उभर कर आता है। लेकिन इसके साथ इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसका सूफियाना अर्थ क्या है, इसके अलौकिक अर्थ क्या है? इसका अलौकिक अर्थ है कि हर जीवात्मा को, हम में से हर मनुष्य को, हर जीव को, हर प्राणी को इस दुनिया को छोड़कर एक दिन जाना होता है। कहाँ? विदेश, यानी ईश्वर के घर में। विदेश क्यों? जैसे विदेश जाती थी बेटियां, यानी ससुराल जाती थी तो वापस नहीं लौटती थी, बल्कि माँ बाप कान में फूंक कर कहते थे कि यहां से तेरी डोली उठी है और वहां से अर्थी ही उठेगी, वापस नहीं आना, वापस आने की सोचना मत। क्योंकि वापस आने का मतलब था संबंध का खराब होना। और माँ बाप का यही मैसेज होता था कि किसी भी तरह से कुछ भी करना, लेकिन संबंध को निभाना। बेटियों के लिए ससुराल ही अंतिम जगह है, मैके उनके लिए बस यात्रा करने की जगह है। तो जब हम जीवात्मा या मनुष्य इस दुनिया से जाने की बारी हमारी आती है, तो बेटियों की तरह हमारे भीतर भी इतनी ही अकुलाहट, इतनी ही व्याकुलता, इतनी ही तड़प होती है, इतना ही शोक से हम घिर जाते हैं कि क्या ये दुनिया छोड़ना पड़ेगी हम लोगों को, क्या ये दुनिया त्याग कर जाना पड़ेगा। अरे इस दुनिया में हमने मांगा ही क्या? बस एक छोटा सा घर, एक छोटा सा परिवार, एक छोटी सी इनकम, बस हमने भगवान से मांगा क्या? अरे भगवान, तुझे हम इतना नापसंद हैं क्या? हमने कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या? तो एक एक भीतर में करुणा आपको इस लोक के लिए जगती है, एक इंसान के रूप में। युवा होने के नाते इस तरह का कोई एहसास आपके भीतर नहीं आया होगा, ना आएगा, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी तो आप जीवन को आपने सिर्फ आंख खोलकर देखना शुरू किया है। अभी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनकी सिर्फ आप कल्पना कर रहे हैं, उनमें से कोई अभी साक्षात हुआ ही नहीं है। लेकिन जब हम जीवन के इस नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो जीवन की एक दूसरी कल्पना भी सामने रहती है। तो मनुष्य बहुत संतुलित तरीके से अपने बारे में सोचता है। ठीक उसी तरह से इस तरह की कविताएं जब अपने आध्यात्मिक अर्थ को लेकर आती हैं, तो ये मैसेज देती हैं कि दुनिया है, इसमें जब तक हो तब तक मस्ती से रह लो। जिस दिन टिकट कट जाएगा, बेटी की तरह रोते रह जाओगे, पछाड़ खाते रह जाओगे, इस दुनिया को समझाते रह जाओगे, ये दुनिया फिर तुम्हारी नहीं होगी, इस दुनिया में तुम लौट कर नहीं आ पाओगे। इसलिए जब तक इस दुनिया में हो, यानी बाबुल के घर में हो, इस दुनिया को पूरी शिद्दत के साथ जियो, पूरी लगन के साथ जियो, जीवन को पूरा पूरा जियो। तो इस रूप में ये गीत सिर्फ दुख का मैसेज नहीं है, ये गीत एक सुखद और सार्थक मैसेज भी देता है कि जब जीवन में जब जहां आप हैं, उस जीवन को बहुत ही सार्थक और बहुत ही शिद्दत के साथ भरपूर तरीके से जीने की कोशिश करें। और उदाहरण ये गीत देता है कि बेटियां इसका उदाहरण है कि जब एक बार डोली उठ जाती है तो उठ जाती है, फिर लौट कर आना नहीं होता। सारे संबंध, सारा प्यार, सारा सुख, सारी दुनिया, सारे परिवार, सारे रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, और छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं, फिर वापस उनको पाया नहीं जा सकता। इसी तरह से एक दिन ये दुनिया बेटियों की तरह छूटना तय है।
हम सब इस दुनिया में बेटी की तरह आए हुए हैं। तो जितना जीवन हमें मिला हुआ है, इस जीवन को, जैसे बेटी बेफिक्र होकर जीवन जीती है, जितना जीवन उसके पास है मैके वाला, वो अपने मन से ये सोचती भी नहीं कि मेरी शादी होगी और मैं ससुराल जाऊंगी। जब तक वो सोचेगी सोचेगी तब तक शादी हो जाती थी। मतलब जब तक इतनी अक्ल आती थी कि अब मुझे भी कहीं शादी करके भेजा जाएगा, जब तक ये अक्ल आए उससे पहले ही माँ बाप शादी तय कर देते थे। तो एक अल्हड़पन के साथ वो अपना जीवन जीकर निकल जाती थी। भले ही उस मैके के जीवन को छोड़ते हुए उसे तमाम तरह का दुख का एहसास होता था, पीड़ा होती थी, भावुकता से भर जाती थी, रोती थी को, लेकिन उसे भी समझ आ जाता था कि तय है, इस अंजुमन में बार बार लौट के नहीं आना है। एक गीत है ना लता मंगेशकर का या आशा भोसले ने गाया है, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार बार, दीवार उदर को गौर से पहचान लीजिए। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ईश्वर हम सबको एक बार भेजता है और जब विदाई का टिकट कटा के वापस हाथ में छोड़ता है, तो सिर्फ वापसी की यात्रा होती है। यहाँ रुकने का नाम नहीं रह जाता। चाहे हम लाख संवेदना जाहिर कर रहे हैं, चाहे हम लाख पुकार मचाएं, चाहे हम लाख गुहार कर लें, प्रार्थना कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी की तरह मैका छूटना है तो छूटना है, ये जगत छूटना है तो छूटना है। इसलिए इस जगत के छूटने से पहले पूरे बेफिक्री के साथ इस जीवन को जी लेना चाहिए। ये एक पॉजिटिव मैसेज है इस गीत का, ये एक सार्थक संदेश है इस गीत का, जिसमें लौकिक जीवन में आपको बेटी की जीवन के लौकिक दुनिया से जोड़कर आप बेटी की जिंदगी से आप साक्षात्कार करते हैं, उनके जिंदगी के अनुभव और सुख और दुख को समझने का मौका मिलता है आपको इस गीत में। तो दूसरी तरफ एक मानवीय इकाई होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, जीव होने के नाते, अगर कोई अलौकिक सत्ता है, अगर कोई अलौकिक दुनिया है, अगर कोई ईश्वरीय सत्ता है, खुदा नाम का कोई चीज है, तो ये मान करके रखिए कि खुदा जो पिता के रूप में है, जो बाबुल के रूप में है, वो जब आपके उस ठिकाने पर भेजेगा जिसे ससुराल के तौर पर आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर इस जगत में, इस दुनिया में कोई आपकी वापसी संभव नहीं है। इसलिए यही नैहर रहना दिन चारी, इस दुनिया में 4 ही दिन मिला हुआ है, खेल ले हूं सो खेल हूं आजो। जो आज का आपका जीवन है, वर्तमान जीवन है, उसे जितना जी सकते हैं, उस जीवन में जो कर सकते हैं आप करें। कहने का मतलब सो करना पिता है। तो ये कविता बेटी के जीवन के माध्यम से मनुष्य रूपी जीव के जीवन का एक मैसेज देती है। ये कविता बेटी की गहरी पीड़ा और संवेदना को व्यक्त करते हुए मनुष्य के इस जीवन की गहरी और पीड़ा से, संवेदना से आपका साक्षात्कार कराती है। ये कविता लौकिक जीवन से बाहर निकलकर उस अलौकिक जीवन की तैयारी करने के लिए आपको तैयार करती है। ये कविता लौकिक जीवन को बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदपूर्ण मानते हुए भी इससे मुक्ति के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रेरणा देने वाली कविता के रूप में भी सामने आती है। इन तमाम अर्थों में आप काहे को ब्याहे विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। बिल्कुल, किसी ने अभी मैसेज लिखा है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी किस बात से होती है? बड़ी होती है आपके कर्मों से, आपके कुछ कर गुजरने से। इसलिए जो लोग लंबा जी लेते हैं और जीवन में अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पाते, उस लंबे जीवन के एक खास दौर में, बाद के दौर में सिर्फ उन्हें कष्ट से जीना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से लोग उनके प्रति बहुत ममत्व से भरे रहे, या लोग उनके प्रति उपकृत महसूस करें खुद को। तो 60-70 साल जब वो जी लेते हैं और फिर भी बने रहते हैं, तो सिर्फ लोगों को उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी कोई अच्छी बात याद नहीं रह जाती। तो लोग भी परेशान रहते हैं, कभी कभी खींच कर आपस में बात करते हैं, बुढ़ा मरता भी नहीं है। लेकिन जो कुछ करते हैं, जैसे विवेकानंद, 32 साल की जिंदगी मिली थी, सिर्फ 32 साल की। भारतेंदु हरिश्चंद्र सिर्फ 34 साल का जीवन जिया था। इस तरह के लोग जो कुछ कर गुजरते हैं, उन्हें पीढ़ियां याद करती हैं, गुहार लगाती हैं कि ऐसा भी इंसान फिर से होना चाहिए। इसलिए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी अपने आप में छोटी है, आप उसे बड़ा मानकर जी रहे हैं कि लंबा मानकर जी रहे हैं कि अरे आज नहीं कल कुछ करेंगे, कल नहीं परसों कुछ करेंगे, तो फिर जिंदगी आगे आपको कुछ करने भी नहीं देती। बेटियां इस बात की सबसे बड़ी प्रतीक हैं। इसलिए बेटियों को, जैसे बेटियों को मैके में जितना जीवन है उसे भरपूर जी लेना चाहिए, छक के जी लेना चाहिए, क्योंकि वो जीवन फिर से मिलने वाला नहीं है। आगे तो सिर्फ दायित्व ही दायित्व होंगे।
अधिकार तो होंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह मनुष्य जब तक इस पृथ्वी लोक में है, जो जीवन उसे मिला है भरपूर जीने की कोशिश करे। जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा परिवेश है, उसी में अपनी क्षमता भर जीने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। वरना टिकट कटा हुआ है, बेटी मैके से ससुराल जाती है, हम इंसान इस लोक से परलोक जाने की तैयारी करते ही रह जाएंगे। थैंक यू। ये इसका एक अर्थ संदर्भ है, अर्थ का दायरा है, जिसमें आप सुन के, आप समझ के खुद भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। विशेष के रूप में हमने बात की थी कि वही 5-6 पॉइंट हैं जिनको आप जिक्र तलब रखेंगे और उनको और भी कुछ एलेबोरेट करके और भी कुछ बड़ा करके लिख सकते हैं, तो आपकी फुर्सत, आपका समय बनेगा उसमें। थैंक यू। मैंने जितनी बात कही उसमें किसी को कोई शिकवा शिकायत हो, कोई कमेंट करना हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, कार्तिक। सर क्लासरूम का नोटिफिकेशन नहीं आया, आप कोड ही दे दीजिए। मैं कोड दे देता हूँ और आप उसको जो है डिकोड करके क्लास में खुद ही प्रवेश कर जाना।